नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 4 और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। और आगे बढ़ेंगे लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ। लेवाना होटल अग्निकांड से जुड़ी है ये बड़ी खबर। 9 दिसंबर को ढहाया जाएगा लेवाना होटल। जी, एलडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया है। 9 दिसंबर को लेवाना होटल ढहा दिया जाएगा। ये बड़ी खबर। इस होटल में आग लगी थी, आपको याद होगा, ज्यादा दिन नहीं हुए, और अब एलडीए ने आदेश पारित किया है कि इस होटल को ढहा दिया जाए। तारीख होगी 9 दिसंबर। लखनऊ से ये बड़ी अपडेट और ये बड़ी कार्रवाई होगी। अनुभव शुक्ला लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास ज्यादा जानकारियां हैं एलडीए के इस आदेश से जुड़ी हुई, तो इसलिए उनका रुख करेंगे और अनुभव से ये जानेंगे कि एलडीए ने अपने आदेश में ठीक ठीक कहा क्या है, क्या कारण बताया है, और 9 दिसंबर की ये जो तारीख है, क्या इस पर ध्वस्तीकरण का काम पूरा हो जाएगा? अनुभव। देखिए, बिल्कुल राजन, ये जो लखनऊ में होटल लेवाना है, यहाँ पर आपको याद होगा सितंबर महीने में किस तरीके से आग लगी थी और 4 लोग जो है वो आग में जलकर मर गए थे। उसके बाद बहुत सख्त रुख अपनाया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि जब जांच हुई तो बहुत सारी वहाँ गड़बड़ियाँ मिली। एनओसी थी नहीं और उसके बावजूद भी तमाम सारा काम हुआ था। यहाँ तक कि जो हम कहें मेन बिल्डिंग थी, वहाँ पर तो लोहे की ग्रिल लगाई गई थी, यानी बचाव का भी कोई इंतज़ाम नहीं था। और जब जांच हुई तो कड़ी कार्रवाई हुई थी, गाज गिरी थी। 5 अलग अलग विभागों में जो 15 अफसर और अभियंता इंजीनियर थे, उनके ऊपर निलंबन का भी आदेश हुआ था। 1 या 2 लोग जो रिटायर हुए थे, उनसे भी ये आदेश हुआ था कि इनसे रिकवरी की जाएगी। तो बड़ा आदेश हुआ था, बड़ी कार्रवाई हुई थी। और अब जब एलडीए ने पूरी जांच की, हर एक चीज़ को देखा, तो बहुत सारी कमियां मिली, लैंड में मिली। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन था, निर्माण था, जो नक्शे के अनुसार होना चाहिए वो नहीं था। कहीं ना कहीं नक्शे के विपरीत उसका जो है वो निर्माण हुआ था। और अब ये फैसला लिया एलडीए ने कि 9 तारीख को, यानी 9 दिसंबर को जो लेवाना स्वीट है, उस पूरी बिल्डिंग को उसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा, यानी उसे गिरा दिया जाएगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप याद करिए, जब पूरी घटना हुई थी और खुद सरकार ने ये कहा था कि इस मामले में हम किसी को बख्शेंगे नहीं, जो गठजोड़ है वो भी सामने आया था। और उसके बाद अब इस तरीके का जब खुद एलडीए ने फैसला लिया है, तो माना जा रहा है कि आगे भी इस तरह की जो हम क्या एक्टिविटी है, जो कार्रवाई है, वो देखने को मिलेगी। ना केवल लखनऊ में बल्कि दूसरे जगहों पर भी, खासतौर से जहां पर इस तरीके से चाहे गलत हम क्या मैप हैं या फिर गलत तरीके से आवंटन है, हर एक चीज़ को लेकर ये एक बड़ा मैसेज जो है वो देने की कोशिश है। खुद आप लखनऊ में आज देखिए, यजदान बिल्डर्स का किस तरीके से वहाँ पर भी हथौड़ा चढ़ा है, वहाँ पर भी कार्रवाई जारी है। और अब लेवाना स्वीट जो हम क्या है कि कहा जाता है कि उसको, जिन लोगों की वो प्रॉपर्टी है, वो बड़े रसूख वाले लोग हैं, लेकिन वो भी उस पूरी घटना के बाद फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, वो जेल में हैं। और अब जिस तरीके से एलडीए ने यह आदेश दिया है कि उसका पूरा ध्वस्तीकरण किया जाएगा, सरकार का बिल्कुल क्लियर लाउड मैसेज है कि इस तरह की अगर चीज़ होगी, नियमों की अनदेखी होगी, तो उसमें इसी तरीके से बड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो अभी कानूनी विकल्प क्या है इस वक्त लेवाना होटल के प्रबंधन के पास? अगर उसे 9 दिसंबर की इस कार्रवाई से बचना है तो क्या कोई विकल्प है, या सारे विकल्प समाप्त हैं, 9 दिसंबर को एक्शन होके रहेगा? देखिए, एलडीए ने तो उनको लंबा वक्त दिया था, सितंबर का ये पूरा मामला था, और उसके बाद ही एलडीए ने ये पूरी जांच शुरू की थी। और आप देखिए, सितंबर के बाद अब ये जब फैसला हुआ, यानी वो कहीं ना कहीं साक्ष्य नहीं दे पाए होंगे, वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए होंगे, और जो बातें उन्होंने कही होंगी उसके उनके पास पेपर नहीं होंगे। तभी तो ये एलडीए का, जो हम कहें कि जो एलडीए की कोर्ट होती है, उसने ये फैसला लिया है कि अब उसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। पूरा पर्याप्त समय उनको दिया गया था, लेकिन उस तय वक्त में जब वो अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए, वो बता नहीं पाए कि जो नक्शा था उस नक्शे के विपरीत क्यों बनाया, और अगर जिस तरीके से बनाया है क्या वो नक्शा अप्रूव हुआ था, तो इन सारी चीज़ों पर जब वो अपना जवाब नहीं दाखिल कर पाए, उसके बाद ही ये फैसला लिया है। अब हो सकता है कि जो मालिक हैं इस होटल के, जो लोग जुड़े हैं, ओनरशिप है जिनके पास, वो लोग हो सकता है कि हाईकोर्ट का रुख करें। लेकिन अभी तो फिलहाल एलडीए ने अपना ये फैसला सुना दिया है कि 9 तारीख को वहाँ पर ध्वस्तीकरण होगा, यानी इस लेवाना स्वीट जो होटल है उसे तोड़ा जाएगा। जी, बहुत धन्यवाद आपका अनुभव इस लाइव बातचीत के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 9 दिसंबर को एलडीए ने आदेश पारित कर दिया है लेवाना होटल को गिराने का। लखनऊ से खबर है, यजदान बिल्डर की अवैध इमारत पर कार्रवाई वहां पर इस वक्त भी जारी है। सबसे पहले टॉप फ्लोर को तोड़ने का काम चल रहा है और हथौड़े से टॉप फ्लोर को तोड़ने का काम इस वक्त चल रहा है यजदान बिल्डर्स के उस निर्माण पर जिसे अवैध घोषित कर दिया एलडीए ने।
तो यजदान बिल्डर की अवैध इमारत पर अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई जारी है। टॉप फ्लोर को हथौड़े से तोड़ने का काम चल रहा है इस वक्त। ये ताज़ा अपडेट और बड़ी अपडेट लखनऊ से। अवैध कंस्ट्रक्शंस पर पूरे प्रदेश में जिस तरीके से हथौड़ा चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, एक्शन हो रहा है, ये उसका एक और उदाहरण। लेकिन इस एक्शन के अलावा भी इसके बहुत सारे पहलू हैं जिस पर विचार करना होगा। 15 दिन में पूरा अपार्टमेंट ध्वस्त कर देगी टीम। मुंबई से बुलाई गई है एक्सपर्ट्स की टीम ताकि कोलैटरल डैमेज ना हो, आसपास की जो इमारतें हैं उनको कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचे। शैलेश अरोड़ा लगातार इस पर नजर रखे हुए हमारे संवाददाता इस वक्त ऑनलाइन पर है। शैलेश, इस वक्त ताजा अपडेट क्या है आपके पास वहां से? देखिए राजेश, इस समय अभी बिल्डिंग को गिराने की जो कार्रवाई थी, जो उसके ध्वस्तीकरण का काम था, वो लगातार किया जा रहा है। और इसके पीछे आपको बता दें, खुद जो आला अधिकारी हैं वो भी लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं, वहां पर देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर सारी कार्रवाई चल रही है। क्योंकि जो सबसे बड़ा डर था वो ये कि वहां पर जो आवंटी है, जो वहां के बायर्स हैं, वो किसी तरह का हंगामा ना करें। तो इसको देखते हुए देखिए सारी कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल सुबह से लगातार ये काम चल रहा है। अभी आज की तारीख में जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो जो बायर्स थे वो आज एलडीए भी पहुंचे, एलडीए से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। और एलडीए का साफ तौर पर अधिकारियों का ये कहना है कि अगर जो भी बायर्स है जिन्होंने भी वहां पर फ्लैट खरीदे हैं तो वो लोग अब इस बारे में बिल्डर से बात करें, बिल्डर से वो रकम वापस मांगे, एलडीए से जो भी सहयोग हो सकता है वो करेगा। लेकिन ये साफ जाहिर है कि एलडीए जो है वो किसी तरह की इसमें जिम्मेदारी नहीं ले रहा। और उसकी वजह भी साफ है। एलडीए का कहना है कि जो प्रॉपर्टी ही इलीगल है, इसके लिए खुद बायर्स को सतर्क रहने की जरूरत थी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि जब वहाँ फ्लैट्स बेचे जा रहे थे, जिस समय रजिस्ट्री हो रही थी, तब अधिकारी कहाँ थे? क्यों नहीं उन्होंने इन चीजों के ऊपर ध्यान दिया पूरी तरह से कि शायद तब इन स्थिति से बचा लिया था। जो बायर्स थे वो वहां पर बच जाते। लेकिन अब बायर्स के लिए एक बड़ा संकट, क्योंकि करीब 36 लोग जो है वो वहां पर लेके फ्लैट खरीद चुके हैं। 48 से 36 फ्लैट बिक चुके हैं वहां के। और लाखों रुपए का एक फ्लैट है जिन लोगों ने खरीदा है। उनके सामने संकट है कि वो कहाँ जाएंगे। उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी लगा दी, किसी ने बैंक से लोन लिया हुआ है, वो लोग अब कहाँ जाएंगे। लेकिन इस पूरे प्रकरण में पूरे एलडीए की और रेरा हर जगह की एक तरह से कह सकते फोन भी खोली है, सिस्टम को भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शैलेश के। ये जो दोनों संस्थाएं हैं इन पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। बहुत धन्यवाद आपका शैलेश इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। वाराणसी से बड़ी खबर है। जानवापी मामले पर फैसला टल गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। अब 17 नवंबर को इसमें फैसला आएगा। कथित शिवलिंग की पूजा और मुस्लिमों की एंट्री पर रोक का मामला है। जानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से किरण सिंह ने यह याचिका डाली थी और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 17 नवंबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। यह ताजा अपडेट है वाराणसी से। तो आज ज्ञानवापी मामले को लेकर सुनवाई हुई, फैसला आने वाला था, क्या अपडेट? देखिए ऐसा है कि आज जो है माननीय न्यायालय ने 2 दिन का समय और लिया उस पर, और उन्होंने कहा कि जो है 2 दिन का समय और दे दिया जाए, क्योंकि बर्डन की बात उन्होंने कही और फैसला तैयार नहीं हो पाया था। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन का समय हमें और दे दिया जाए, 17 तारीख को हम आदेश दे देंगे। बात करें तो जिस तरह से तारीख और बर्डन, ये बर्डन और तारीख क्या है अनुपम जी? कहीं टालने का प्रयास तो नहीं है या कुछ तथ्य बचे रह गए हैं क्या? ये देखिए ऐसा है, हमारी तरफ से सारे जो भी आर्गुमेंट्स होने थे दोनों पक्ष की तरफ से वो हो चुके हैं। अब रही बात जो है ये जो टालने का विषय है, इस पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि माननीय न्यायालय का सब्जेक्ट है। और दूसरी बात जो है, देखिए इस जिले में सिर्फ 2 ही सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालतें वर्किंग है। बहुत लाजमी है वर्क का बर्डन होना। 50,000 की संख्या में फाइलें पेंडिंग है, तो ये हम मान सकते हैं। बल्कि हम ये चाहते हैं कि और अदालतें सिविल जज सीनियर डिवीजन की यहाँ पर आ जाएं, जिससे और वादकारियों को भी सहयोग हो। उम्मीद कितनी थी आज के फैसले को लेकर? देखिए उम्मीद तो हमको थी कि आज फैसला आ जाएगा। तो क्या क्या बिंदु देखिए वो तो ऑर्डर 7 रूल 11 की पोषणीयता के बिंदु पर आने थे आज आदेश। तो इसमें 3 बिंदु जो प्रमुख थे कि जो परिसर है हिंदुओं को सौंप दिया जाए, क्या क्या है वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। वो मेन जो प्लेंट का रिलीफ है वो है कि आज नियमित पूजा राग विद्यार्थी की परमिशन दे दिया जाए, हिंदुओं को सारा परिसर सौंप दिया जाए, गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर दिया जाए और जो स्ट्रक्चर है मुस्लिमों का उसको हटा दिया जाए। 17 नवंबर का इंतजार है। जी 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 बिल्कुल। तो अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी और 17 नवंबर का इनको इंतजार, और अधिवक्ता नित्यानंद राय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। नित्यानंद जी,
आज जिस तरह से उम्मीद थी, जनता को भी उम्मीद थी और इसके साथ अधिवक्ताओं को भी उम्मीद थी, आप लोग भी उम्मीद ज़्यादा थे कि ये जो फैसला है वो निश्चित तौर पर आकर रहेगा, पक्ष जिसका भी हो, मुस्लिम समुदाय भी अपनी ओर से उम्मीद में था, क्या आया? देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से जब कोई आदेश किसी मुकदमे में किसी आदेश के लिए लगा होता है, आदेश नहीं आता है तो वादी पक्ष को या जिनकी भी भावनाएं उससे जुड़ी होती है उनमें एक निराशा होती है। तो बट नेचुरल है कि हमको भी एक निराशा हुई, लेकिन दीवानी प्रक्रिया में जो इस देश का जो कानून है, दीवानी मुकदमे में CPC जिस आधार पर संचालित होती है, ये सब स्वाभाविक बात है। इस वक्त बनारस कचहरी में काफ़ी कोर्ट वैकेंट चल रहे हैं, तमाम जजेस छुट्टी पे चल रहे हैं, तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि जो कोर्टें काम कर रही हैं उन पे जो अर्जेंट मैटर का बहुत भारी लोड है, तो इस कोर्ट के ऊपर जो है लोड ज़्यादा है। इस कारण उन्होंने उस सत्र के लिए आज जो आदेश उनको पारित करना था, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, इसको कोई चलताऊ तरीके से कोई भी जज डिसाइड नहीं कर सकता है, तो वो उनको पढ़ना पड़ता है। पक्ष विपक्ष के बहस, लिखित बहस, 100-200 पन्ने के लिखित बहस दाखिल हुए हैं, सैकड़ों रूलिंग दाखिल हुई हैं। तो जब भी कोई कोर्ट आदेश पारित करेगी तो दोनों पक्षों की बातों को, तर्कों को लिखेगी, फिर अपना कंक्लूजन लिखेगी, तो इसमें एक समय लगता है। इसमें कोर्ट का कोई दोष नहीं है। 17 नवंबर का इंतजार है। जी जरूर, 17 नवंबर तक आदेश आएगा। और आर्डर 711 मुस्लिम पक्ष का, इसमें मैं अपने अनुमान से बता दूं, जैसे 2 मुकदमों में खारिज हुआ है, 91 के मुकदमे में खारिज हो चुका है, हाई कोर्ट में मामला लंबित है। राकेश सिंह के मामले में खारिज हो चुका है, वो हाई कोर्ट गए हैं। इस मामले में भी आर्डर 711 हमको लगता है जिस प्रकार से 2 मुकदमे में आर्डर आए हैं हिंदुओं के पक्ष में, इसमें भी और एक बड़ी खबर है दिल्ली से। यूपी के भाजपा उम्मीदवारों के नाम पर आज मंथन चल रहा है। केंद्रीय आलाकमान 3 सीटों के नाम पर मंथन कर सकता है। मैनपुरी, खतौली और रामपुर, इन तीनों ही जगहों पर उपचुनाव है और इनके लिए नाम भेजे गए हैं कोर कमेटी के द्वारा प्रदेश की बीजेपी की। अब आलाकमान इस पर आज मंथन कर सकता है और कल इन प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी हो सकती है दिल्ली में। तो ये बड़ी अपडेट बीजेपी से जुड़ी हुई और उपचुनाव से जुड़ी हुई। कल बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है, मैनपुरी के लिए, रामपुर के लिए और खतौली के लिए। और 19 नवंबर को वाराणसी आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, ये बड़ी अपडेट आपको दे दें। तमिल सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री बतौर मुख्य अतिथि। ये तमिल सम्मेलन 1 महीने तक चलेगा। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी आएंगे, शामिल हो सकते हैं तमिल सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में। यह सम्मेलन 1 महीने तक चलने वाला है। बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल हो सकते हैं। इधर रायबरेली में दलितों की पिटाई के मामले में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करके कठोर कार्रवाई की मांग की है। मायावती ने लिखा है कि यूपी के रायबरेली में दबंगों ने कई दलितों को मार मार कर अधमरा कर दिया। इसी प्रकार प्रदेश में आए दिन दलित अत्याचार और हत्या आदि की घटनाएं आम हो चली हैं। ये अत्यंत दुखद है, शर्मनाक है, निंदनीय है। सरकार इनके मामले में पूरी तत्परता और गंभीरता दिखाए और सख्त कदम उठाए, बीएसपी की मांग। और देखिए उनका ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। यह रहा ट्वीट का कंटेंट। प्रदेश में आए दिन दलित अत्याचार और हत्या आदि की घटनाएं आम हो गई हैं, लिखती हैं। यह अत्यंत दुखद है, शर्मनाक और निंदनीय। सरकार इनके मामले में पूरी तत्परता और गंभीरता दिखाए और सख्त कदम उठाए, बीएसपी की मांग। ट्वीट करके बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी भावना रखी है, अपने विचार रखे हैं इस तरीके से। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल किया और इस दौरान अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, तेज प्रताप यादव और सपा जिलाध्यक्ष आलोक शाक्य मौजूद रहे। अपने नामांकन से पहले डिंपल यादव ने पति अखिलेश यादव के साथ नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिलेश यादव के साथ डिंपल यादव ने नेताजी की समाधि स्थल पर फूल चढ़ाए और इसके बाद वो नामांकन के लिए रवाना हुए। वहीं डिंपल के नामांकन के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग नेताजी के बताए रास्ते पर चलेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि जनता अपना वोट देकर नेताजी को श्रद्धांजलि देगी। ये चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है जब नेताजी मुलायम सिंह यादव हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने कहा कि मैनपुरी नेताजी की सीट रही है और यहाँ जितना भी विकास हुआ है सब नेताजी की वजह से हुआ है। उन्होंने भी भरोसा जताया कि नेताजी के सिद्धांत और जनता के प्रति विश्वास को डिंपल आगे बढ़ाएंगे। सब साथ हैं।
और चुनाव प्रचार में हम सब मिल करके चुनाव प्रचार करेंगे। भरोसा दिलाते हैं समाजवादी लोग कि उस भरोसे को टूटने नहीं देंगे और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आशीर्वाद के रूप में पूरा का पूरा वोट यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिम्पल यादव जी को मिले। नेताजी का ये चुनाव और नेताजी के ना रहने पर ये जो चुनाव होने जा रहा है, यहाँ की जनता जिस तरीके से उन्होंने विकास देखा है नेताजी के माध्यम से, ऐतिहासिक वोटों से जिता करके समाजवादी पार्टी को भेजेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी कहां हैं? कानपुर पुलिस को फिलहाल इस बात का कोई पता नहीं। हालांकि कानपुर पुलिस की कई टीमें दोनों की तलाश में कानपुर और लखनऊ समेत कई जगहों पर दबिश दे रही हैं। इस बीच पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित का 164 का बयान दर्ज करा दिया है। ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि दोनों आरोपी अभी सामने नहीं आए, इसलिए उन्हें एग्जामिन नहीं किया जा सका है, लेकिन फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर सबूतों को लगातार इकट्ठा करने में जुटी है। पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी कहां हैं अभी किसी को पता नहीं। कानपुर पुलिस किस तरह से आगे कार्रवाई कर रही है, इस पर बात करने के लिए जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। आनंद प्रकाश जी, किस तरह से आप लोग कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी तक रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी नहीं पकड़े गए? इस मामले की विवेचना जाजमऊ पुलिस के द्वारा की जा रही है और प्लेस ऑफ ऑकरेंस से, घटनास्थल से जितने भी साक्ष्य कलेक्ट किए जाने चाहिए वो सारे किए गए हैं। 164 का बयान भी पीड़िता का कराया गया है और इस बात को ध्यान में रखा गया है कि सभी प्रकार के साक्ष्य, फुटेजेज और जहाँ पे ये घटना हुई थी वहाँ पे घटना के स्थान पर जो कुछ भी अवेलेबल है उसके सैंपल्स, उसकी फायर टेस्टिंग और सारे एग्जामिनेशंस परफेक्टली कर लिए जाएं, जिससे कि विधि सम्मत और न्याय सम्मत कार्यवाही अदालत के द्वारा की जा सके। बाकी जो इसमें प्रश्नगत दोनों क्वेश्चन पर्सन हैं, दोनों इस मुकदमे के एक्यूज्ड हैं, उन लोगों से पूछताछ के लिए उनसे ज़रूरी चीज़ों को जानकारी करने के लिए उनकी भी तलाश की जा रही है। अभी तक कानपुर पुलिस को वो नहीं मिले हैं, बट हमारा मानना है कि हम बहुत जल्दी जो है उनसे भी पूछताछ कर पाएंगे। अभी सवाल ये कि फॉरेंसिक्स को भी आप लोगों ने मौके पर भेजा था? हाँ बिल्कुल, वो हमारा जो है ज़रूरी काम है और हमें न्यायालय में एविडेंसेस रखने होते हैं किसी भी मुकदमे में। तो न केवल फॉरेंसिक एग्जामिनेशन ऑफ द साइट बल्कि आसपास के जितने विटनेसेस हैं, जो कैमरे हैं, उनको भी हमने लिया है और हम लोगों ने पीड़िता का 164 का बयान भी कराया है माननीय न्यायालय के समक्ष, जिससे हम इसको क्वालिटेटिव और बेहतर विवेचना के रूप में पूरा कर सके, जिससे पीड़िता को न्याय दिया जा सके और जिससे इस बात की तस्दीक हो सके कि जो सही है वो हो रहा है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।